दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में हम सॉल्व करेंगे विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जिसमें हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, कार्बनिक रसायन और अम्ल क्षार तथा लवण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे जूनियर असिस्टेंट, पेट परीक्षा, लेखपाल भर्ती और अन्य राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। सबसे पहले आइए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज का एक उदाहरण है। ऑप्शन है आपके हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना या पानी में चीनी का घुलना। तो सही उत्तर है दोस्तों, पानी में चीनी का घुलना। ये भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ की आकृति और माप, रंग, आयतन, घनत्व अथवा प्राकृतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अस्थायी यानी इम्परमानेंट होता है और उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होते हैं। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जैसे जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि वाष्पन द्वारा क्रमशः जल और चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने वाले कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। तो याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रूप, रंग, आयतन और जो रासायनिक उसकी संरचना है उसमें भी बदलाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठोस कपूर यानी सॉलिड कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्तर है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को सब्लिमेट पदार्थ यानी ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दोस्तों, इस विधि के द्वारा कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बर्फ का गलना, दुग्ध अस्कंदन। तो ऑप्शन दिए गए हैं कूट में कि केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है केवल 3, दुग्ध अस्कंदन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण और बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, न कि रासायनिक संरचना में। बल्कि दूध का स्कंदन होता है। इसके अलावा लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना और कागज का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में जहाँ केवल रूप, रंग और आकार में परिवर्तन होता है, वहीं रासायनिक परिवर्तन में संरचना और उसके गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज का उदाहरण है? ऑप्शन है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, गुथी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना और नमक का पानी में घुलना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं, इसलिए इनमें शामिल यौगिकों अथवा तत्वों के परमाणु स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करके नए रासायनिक बंधों का निर्माण करते हैं
और परिणाम ये होता है कि भिन्न गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये परमानेंट और इरिवर्सिबल होते हैं, यानी इनमें परिवर्तनकारी कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ पाते। जैसे सब्जियों को पकाने पर वो मुलायम हो जाते हैं, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। पकी हुई सब्जियों को पुनः कच्ची सब्जियों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? तो दोस्तों, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध को जीवाणु रहित करने में किया जाता है। दोस्तों, पाश्चुरीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ, सामान्यतः तरल पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर निर्धारित समय तक गर्म किया जाता है और तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और इस विधि की खोज फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने 1864 में की थी। इस विधि के अंतर्गत दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके बाद उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु नष्ट अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज को फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, कागज का जलना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना। तो इसमें दोस्तों केवल कागज को फाड़ना, ऑप्शन ए आपका ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रंग परिवर्तन होना, कागज का जलना और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निश्चित रूप से कागज़ को फाड़कर उसको पुनः जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कागज़ के फटने से उसके भौतिक स्वरूप यानी आकृति और माप में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुण में नहीं होता है। और अन्य सभी विकल्प रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दहन या ज्वलन जो है वो किस तरह की अभिक्रिया है? ऑप्शन है जैविक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया। तो सही उत्तर है दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन अथवा प्रज्वलन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दहन सामान्यतः तब होता है जब कोई दहनशील सामग्री ऑक्सीकारक के साथ क्रिया करके एक ऑक्सीकृत पदार्थ का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में सामान्यतः हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। अब आइए आगे कार्बनिक रसायन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? ऑप्शन है आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या गंधक। तो सही उत्तर ऑप्शन सी कार्बन। दोस्तों, कार्बन जो है प्रत्येक रासायनिक यौगिक जो होता है कार्बनिक अथवा जैव यौगिक कहलाता है, जिसमें कार्बन पाया जाता है और कार्बन सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। कार्बन परमाणु के आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति के कारण प्रकृति में लाखों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं और विश्व के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। उनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, सही है। वे जल में घुलनशील नहीं हैं, सही है। वे सहज ज्वलनशील नहीं हैं, ये आपका सही नहीं है। और उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ये भी सही है। दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों के संबंध में गलत कथन ये है कि वे सहज ज्वलनशील नहीं हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो है ये सहज ज्वलनशील होते हैं। दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ये सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं और कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इनमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन अथवा अन्य तत्व भी हो सकते हैं। कार्बनिक यौगिक सहजता से ज्वलनशील होते हैं। ये वायु में जलकर अथवा अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं, इसलिए कार्बनिक यौगिकों को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है?
तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फार्मूला CO होता है। दोस्तों देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले के दहन से उत्पन्न होती है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और विषैली गैस होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के आधार पर कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम इस प्रकार हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। दोस्तों देखिए, हाइड्रोकार्बन के अणुभारों का बढ़ता हुआ अनुक्रम मेथेन यानी CH4, एथेन यानी C2H6, प्रोटेन यानी C3H8 और ब्यूटेन यानी C4H10। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक हैं जो केवल हाइड्रोजन कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक होते हैं। ये ईंधन और लुब्रिकेंट के रूप में, प्लास्टिक, रेसे, रबर, विस्फोटक और औद्योगिक रसायनों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन या रेडान। तो सही उत्तर है ब्यूटेन। दोस्तों ब्यूटेन C4H10 ये अति ज्वलनशील रंगहीन गैस है जिसे सरलता से दबाव डालकर तरलीकृत किया जा सकता है। ब्यूटेन का वाष्प दबाव अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक के छोटे दबाव पात्रों में रखना सरल होता है और उपर्युक्त कारणों से ही इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है, आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन है आपके हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सीकार्बन या फुलरेंस। तो दोस्तों कार्बन के अपर रूप आप जब पढ़ते हैं तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेंस आते हैं। ऑक्सीकार्बन ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। दोस्तों जब एक ही तत्व अनेक रूपों में पाया जाता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता यानी एलोट्रॉफी और उस तत्व के विभिन्न रूपों को अपरूप कहा जाता है। प्रकृति में कार्बन के मुख्यतः जो अपर रूप पाए जाते हैं उनमें हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन अथवा बंक मिस्टर फुलरीन होता है। ग्रेफीन, कार्बन नैनोट्यूब्स, लांस डेलाइट और क्यू कार्बन है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट सबसे मुलायम पदार्थ है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल का लेड बनाने में किया जाता है और फुलरीन अमेरिकी आर्किटेक्ट बंक मिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद जैसे प्रतीत होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। इसके अलावा ग्रेफीन, कार्बन नैनोट्यूब ये कार्बन के अपरूप हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव होती हैं, ये सही नहीं है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं, ये सही है। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, इसमें केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न दो। तो ऑप्शन बी आपका सही है, केवल दो कथन जो दूसरा कथन है ये आपका सही है। अगर व्याख्या देखें तो सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं, लेकिन कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव नहीं होती हैं। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जबकि विद्युत संवहन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है। इसलिए अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। तो सही उत्तर केवल 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है यानी ड्राई आइस? तो उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। ड्राई आइस ये गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदले हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है और शुष्क बर्फ जमे हुए खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है। और इसके अतिरिक्त शुष्क बर्फ का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में भी किया जाता है। इसका तापमान सामान्य बर्फ के तापमान से कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो आप जानते हैं केवल हाइड्रोजन और कार्बन वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन हैं। हाइड्रोकार्बनों के सबसे प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं। दोस्तों हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो सेचुरेटेड और दूसरे अनसेचुरेटेड यानी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं, जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो रूपों में होते हैं, एक तो एल्कीन जिनमें कार्बन परमाणु द्विआबंध द्वारा जुड़े होते हैं और दूसरे एल्काइन जिनमें कार्बन परमाणु त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? देखिए, केवलार, लेक्सान, ग्रेफीन या स्पाइडर सिल्क। तो सही उत्तर ग्रेफीन हो जाएगा। ग्रेफीन कार्बन का अपरूप है। इसमें जालीदार खटकोड़ी संरचना जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, उसमें जुड़े कार्बन परमाणुओं की एकल परत पाई जाती है। ग्रेफीन कार्बन के अन्य अपरूपों हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फ्लोरीन आदि का आधारभूत तत्व होता है। तो याद रखिएगा, केवल कार्बन से बना हुआ पदार्थ ग्रेफीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों के समूहों में कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? ऑप्शन देखिए, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित समूहों में से जीवन की उत्पत्ति के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये मूल पदार्थ थे जीवन की उत्पत्ति के लिए। दोस्तों जीव वैज्ञानिक जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को आवश्यक मानते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस तथा सल्फर हैं। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन जैसे प्रोटीन, न्यूक्लियक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन आदि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो ये गैस थी दोस्तों, याद रखिएगा, MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO गैस के रिसाव से 2-3 दिसंबर 1984 के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ये अत्यंत जहरीली गैस है जो कार्बामेट कीटनाशकों के उत्पादन की प्रक्रिया में निर्मित होती है। अब आइए कार्बनिक रसायन के बाद आइए देखते हैं अम्ल, क्षार तथा लवण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को और उनसे संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, pH मान दर्शाता है क्या? तो सही उत्तर है pH मान किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का सूचक होता है। तो याद रखिएगा, pH मान जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। दोस्तों pH एक पैमाना है जिसे किसी विलयन या पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता का स्तर दर्शाया जाता है। pH पैमाने पर मूल्यांकों का मान 0 से 14 होता है और ऐसे विलयन जिनका pH मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। जिनका pH मान 7 से अधिक होता है वो एल्केलाइन यानी क्षारीय होते हैं। और दोस्तों उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल ये उदासीन विलयन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का pH मान कितना होता है, कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारों के परीक्षण के लिए लाल और नीले लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, लिटमस पत्र जो है ये 4.5 से कम pH मान पर तथा 8.3 से अधिक pH मान पर रंग परिवर्तित करता है। अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला करता है। तो क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब ये कि इसका pH मान 7 से अधिक होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 का ऑप्शन डी कि 7 से अधिक यानी 8 या 8.1, 7.5 जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा वो लाल लिटमस को नीला कर पाएगा। इसमें ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। दोस्तों जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला करते हैं और ये 8.3 से अधिक pH मान प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या उपर्युक्त सभी। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? HNO
SiO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है। तो यही उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में केवल हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति इसमें नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वा रेजिया या अम्लराज किसको मिलाकर बनाया जाता है? सही उत्तर है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। दोस्तों देखिए, नाइट्रिक एसिड HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को मिलाकर एक्वा रेजिया बनाया जाता है। और आप जानते हैं कि अम्लराज अथवा एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल यानी सांद्र नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 और 3 के अनुपात में मिश्रण होता है। ये पीले नारंगी रंग का द्रव है जिसमें से धुआं निकलता रहता है और स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी नोबल धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों पावरोटी या केक या अन्य खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा, टार्टरिक अम्ल, कार्न स्टार्च का मिश्रण मिलाया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो ये बेकिंग सोडा या टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी उत्पन्न करती है। ये अज्ञात गैस क्या है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड, अमोनिया या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमोनिया। दोस्तों अमोनिया या NH3 एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया के जलीय घोल को लिकर अमोनिया कहा जाता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सफ़ेद धुआं के रूप में अमोनियम क्लोराइड गैस उत्पन्न करती है, जो ठंडे होने पर अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल में बदल जाती है। तो याद रखिएगा, जल में शीघ्रता से घुलती है और गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं उत्पन्न करने वाली गैस अमोनिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? ऑक्सीकारक, क्षारीय प्रकृति का, अपचायक या अम्लीय प्रकृति का? तो सही उत्तर है अम्लीय प्रकृति का। दोस्तों सोडा वाटर, कार्बोनेटेड वाटर या स्पार्कलिंग वाटर, जिसको फिजी वाटर या बबली वाटर कई नामों से जाना जाता है, ये जल से उच्च दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके बनाया जाता है। सोडा वाटर का pH मान 3 से 4 के बीच होता है, इसलिए ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में या महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड लवण पाया जाता है। समुद्री जल में 96.5% लवण और अन्य पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। 1 लीटर समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम लवण पाए जाते हैं और इनमें सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है। और सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक या खाने वाले नमक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और आप जानते हैं कि बृहद स्तर पर समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो बताने की आवश्यकता नहीं है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व दोस्तों ये सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। इसके कारण धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उनके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कथन एक है कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है, ये सही है। और अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, ये सही नहीं है।
तो दोस्तों इसमें केवल ऑप्शन 1 आपका सही है। विस्तार में अगर जो व्याख्या देखें तो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है और यदि मृदा अधिक अम्लीय अथवा क्षारीय हो वो पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती है। अत्यधिक अम्लीय मृदा के उपचार के लिए बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जैव पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल रिलीज करते हैं जो मृदा की क्षारीय प्रकृति को उदासीन करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों से मृदा अम्लीय हो जाती है और अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ नहीं बल्कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। अगला प्रश्न और आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसका आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो उत्तर है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4। दोस्तों जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक तो अस्थायी और एक अस्थायी कठोरता। जल की कठोरता उसमें घुले हुए मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के कारण होते हैं और जल की अस्थायी कठोरता इसमें घुले कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है जो जल को उबालने पर भी समाप्त नहीं होती है। दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता इसमें घुले हुए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है जो जल को उबालने पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। प्रैक्टिस सेट या जो ये हमने प्रश्नों को सॉल्व किया आपके आगामी परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।